देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइजर से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते। और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। आज सुबह मिडिल ईस्ट में एक इंतहाई संगीन और खौफनाक सूरत हाल देखने को मिली जब इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर एक बड़ा और मुनज़्ज़म मिलिट्री हमला किया। यह हमला आम स्ट्राइक जैसा नहीं था बल्कि इसे एक सोची समझी साजिश कहा जा रहा है, जिसका मकसद ईरान की मिलिट्री ताकत, खास तौर पर इनके मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन को इसराइल ने लॉयंस रोर का नाम दिया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह सिर्फ एक छोटा हमला नहीं बल्कि एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन का आगाज हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के कई अहम इदारों को निशाना बनाया, जिनमें ईरान का डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और सबसे अहम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का ऑफिस भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इनिशियल यानी शुरुआती स्ट्राइक्स खामनेई के कंपाउंड के करीब हुए, जहां जबरदस्त धमाके सुने गए और सैटेलाइट तस्वीरों में यहां बड़ी तबाही देखी गई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले ही खामनेई को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, इसलिए वो इस हमले में महफूज रहे। हालांकि निशाना इन्हीं के ऊपर लगाया गया था। इसी तरह ईरान के प्रेसिडेंट मसूद के बारे में भी खबर आई कि वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है और उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरानियन मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस जॉइंट ऑपरेशन को डिफेंड करते हुए कहा कि ये कदम अमेरिकी अवाम की हिफाजत के लिए उठाया गया है। इनका कहना था कि ईरान की तरफ से फौरन खतरा मौजूद था और इसे ख़त्म करना ज़रूरी था। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस मिलिट्री ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज करने में और उसके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को कमजोर करने पर काम कर रही है। जब इसराइल और अमेरिका ने यह हमला किया तो ईरान ने भी फौरी और सख्त जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 400 मिसाइल फायर किए, जिससे इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी सायरन बज उठे। लोगों को बंकर्स में जाने की हिदायत दी गई और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके असरात पूरे गल्फ रीजन में महसूस किए गए। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को मिसाइल थ्रेट मिला, जिसके बाद यहां इमरजेंसी सायरन बजाए गए और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यूएई के शहर अबू धाबी और दुबई में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई गई। अबू धाबी में अल धफरा एयरबेस पर अमेरिका और यूएई की एयर फोर्सेस मिलकर काम करती है, जबकि दुबई के जबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी का एक बड़ा मरकज है। इन मकामात पर हमलों की खबरों ने पूरे इलाके में खौफ की लहर दौड़ा दी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी मिसाइल थ्रेट रिपोर्ट्स हुए, जहां अल उदैद एयरबेस अमेरिका का एक बहुत अहम मिलिट्री बेस है। कतर की हुकूमत ने दावा किया है कि उन्होंने अटैक को कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिया है और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गल्फ के उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जहां अमेरिकन फोर्सेस की मौजूदगी है। सऊदी हुकूमत ने ईरान की इस कार्रवाई के सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसे गल्फ ममालिक की सोवरेनिटी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरेबिया ने ईरान को सख्त अंजाम की धमकी देते हुए कहा कि इस किस्म के अग्रेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ गल्फ के ममालिक ने अपने डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई। इस पूरी सिचुएशन ने मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग के दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान सीधा मिलिट्री टकराव किसी भी वक्त फुल स्केल वार में तब्दील हो सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। रशिया ने इस सिचुएशन को कैटास्ट्रोफिक करार देते हुए तनबीह की है कि अगर यह तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकता है। दुनिया भर के ममालिक अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड पर सिचुएशन इंतहाई टेंस है। लोग खौफ और बेचैनी का शिकार है और पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर जम चुकी है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल ना हुआ तो इसका असर सिर्फ एक रीजन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल पीस और इकोनॉमी दोनों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां हर फैसला और हर कदम दुनिया के मुस्तकबिल का रुख तय कर सकता है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसराइल के दौरे के ऊपर गए थे और इनका यह दौरा खास माना जा रहा था। यहाँ पर इन्होंने इसराइल को फादरलैंड तो इंडिया को मदरलैंड कह दिया था। यहाँ तक कि इस बारे में खूब मेम्स बने, लेकिन इस मामले में सियासत भी गर्मा चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या मोदी जी को पता था कि इसराइल ईरान के ऊपर इस तरीके का हमला करने वाला है। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था
तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। तो इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी एक बहुत ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब अचानक कई इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। ये सब उस वक्त हुआ जब मिडिल ईस्ट के इलाके में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के ईरान पर स्ट्राइक के बाद। इस सिचुएशन की वजह से पूरे गल्फ रीजन और उसके आसपास के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से फ्लाइट का चलना मुश्किल हो गया। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन होने वाली है। लोग अपनी फ्लाइट्स के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अनाउंसमेंट आनी शुरू हो गई कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। दोहा, दुबई, अबू धाबी, कुवैत जैसे मुख्तलिफ शहरों के लिए जो फ्लाइट शेड्यूल थी उन्हें एक के बाद एक रोक दिया गया। एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और इंडिगो ने सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से अपनी सर्विसेज टेम्पररी सस्पेंड कर दी। इस अचानक फैसले ने मुसाफिरों को सख्त परेशानी में डाल दिया। लोगों के प्लान डिस्टर्ब हो गए। कई लोग इंपॉर्टेंट काम के लिए ट्रैवल कर रहे थे, कुछ लोग फैमिली से मिलने जा रहे थे और कुछ लोगों के कनेक्टिंग फ्लाइट्स थे। सबके चेहरों पर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। एयरपोर्ट स्टाफ भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कैंसिलेशन होने की वजह से सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। कई मुसाफिर काउंटर पर जाकर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्लियर जवाब हर किसी को नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोग रिफंड के लिए लाइन में लग गए, कुछ रीबुकिंग ऑप्शन ढूंढ रहे थे और कुछ बस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अनाउंसमेंट सिस्टम पर बार बार डिले और कैंसिलेशन की खबरें सुनाई दे रही थी, जिससे लोगों की बेचैनी और बढ़ रही। ये पूरा सिचुएशन असल में ईरान और यूएस के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन का नतीजा है, जहां मिलिट्री एक्शन ने पूरे रीजन को अनस्टेबल बना दिया है। एयरलाइंस के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मुसाफिरों की सेफ्टी होती है, इसीलिए उन्होंने रिस्क लेने के बजाय फ्लाइट कैंसिल करना बेहतर समझा। लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा जो अपने सफर के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त जो मंजर है वो एक टिपिकल बिजी एयरपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर टेंशन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। कुछ लोग फोन पर अपने घर वालों को सिचुएशन समझा रहे थे, कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपडेट देख रहे थे और कुछ लोग चुपचाप बैठकर अगले अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। तो ये वाकया ये दिखाता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ उन मुल्कों तक महदूद नहीं रहता जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। अगर जंग ऐसी जारी रहे तो पेट्रोल भी बहुत महंगा होने वाला है। तो इसी बात की मिसाल है कि किस तरह इंटरनेशनल टेंशन आम इंसान के सफर और रूटीन को एकदम से बदल सकता है। एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां पर से ज्यादातर पेट्रोल और कच्चा तेल जाता है जहाज़ों से, वो रास्ता भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।